गोविंदपुर राज्य में 3 भाई रहते थे। सबसे बड़े भाई का नाम मदन था, मंजुला का नाम महेश और सबसे छोटे भाई का नाम था मोहन। पिता का देहांत हो चुका था और तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। आज तीनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे थे। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं ही बंटवारा करूंगा। क्या तुम दोनों सहमत हो? भैया, मैं तो मंजुला हूँ, आप जो भी कहेंगे मुझे मंजूर है। भैया, आप दोनों मेरे बड़े भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। आप जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। पिता के गुजर जाने के बाद मैं आप दोनों को ही अपना पिता मानता हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाइयों, हमारे पास 2 खेत और 1 मेड़ है। हम 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेतों में से 1 खेत मेरा होगा और दूसरा महेश का होगा, और जो बचा हुआ मेड़ है वो छोटे भाई यानी मोहन का होगा। वाह, ये तो बहुत अच्छा फैसला है भैया, मैं सहमत हूँ। बताओ मोहन, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें ये फैसला मंजूर नहीं? नहीं नहीं भैया, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। ठीक है, तो ये तय रहा। अब बारी है हमारे पिता द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो आम के पेड़ के पास चलते हैं। अब तीनों भाई आम के पेड़ के पास पहुंचते हैं। आम के पेड़ में 2 शाखाएं थी। दोनों शाखाओं में आम के फल लगे हुए थे। देखो भाइयों, ये रहा आम का पेड़। अब इसका भी बंटवारा कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 शाखाएं और 1 जड़ है। 2 शाखाओं में से 1 शाखा मेरी होगी और दूसरी महेश की होगी, और जड़ मोहन की होगी। बहुत अच्छा भैया, मैं इस फैसले से सहमत हूँ। आप मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? मैं भी सहमत हूँ भैया। अब तीनों भाई घर आते हैं। अब घर का बंटवारा भी होना है। तो ठीक है, अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे और 1 छत है। 2 कमरे मेरे होंगे और 2 कमरे महेश के होंगे, और जो छत बचेगी वो मोहन की होगी। मदन के इस फैसले से मोहन बहुत दुखी हो जाता है। फिर भी वो अपने बड़े भाई के फैसले को स्वीकार करते हुए कुछ नहीं कहता। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद आप एक और जरूरी बात भूल गए। महेश, वो कौन सी जरूरी बात है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी ने हम तीनों के लिए कुछ पैसे भी छोड़े थे, आप ये कैसे भूल सकते हैं? हाँ, मुझे याद आ गया। जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई मदन घर के अंदर से एक घड़ा लेकर आता है, जिसमें बहुत सारे सिक्के भरे होते हैं और उनमें कुछ पुराने सिक्के भी होते हैं। देखो भाइयों, इसमें 2 तरह के सिक्के हैं। एक वो जो इस समय चलन में है, और दूसरे वो जो हमारे दादा परदादा के जमाने के हैं। यानी वो बहुत पुराने सिक्के हैं जो कुछ अजीब धातुओं से बने हुए हैं। तो भाइयों, अब इन सिक्कों का बंटवारा कैसे किया जाए? तो सुनो, जो सिक्के इस समय चलन में हैं, वो सिक्के मेरे और मंजुला भाई महेश के होंगे, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो पुरानी धातुओं से बने हैं, वो मोहन के होंगे। इस तरह दोनों भाई पैसे भी ले लेते हैं। देखो मोहन, पुराने जमाने के सिक्कों में सिर्फ 4 सिक्के बचे हैं। अगर चाहो तो तुम ये 4 सिक्के ले सकते हो। और बहुत पुराने जमाने के 4 सिक्के मोहन को देते हैं। भैया, आप दोनों ने सारे पैसे ले लिए। अगर मेरे भाग्य में सिर्फ 4 रुपए ही लिखे हैं तो मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। मोहन अपने हिस्से के 4 सिक्के लेकर घर के अंदर जाने लगा। तभी बड़े भाई ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मोहन, क्या तू पागल हो गया है क्या? क्या तुमने सुना नहीं? बंटवारा हो चुका है। अब हम इस घर में रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा छत है, तुम्हें छत का हिस्सा दिया गया है। अब तुम जाकर उसी छत पर रहो। अब तुम इस घर के अंदर नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का है। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ रहूँगा भैया? अरे भाई मोहन, तुम्हें ये पहले सोचना चाहिए था जब बंटवारा हो रहा था। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाइयों ने मोहन और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। उसी समय दोनों पति पत्नी झील के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? अब न तो घर है और न ही कोई सहारा। जिंदगी कैसे चलेगी? दिन में 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है, 1 वक्त का खाना भी मेरे भाग्य में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर कर रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी। मेरा तो दिमाग ही खराब था जो मैंने तुमसे शादी की। मेरा भाग्य ही खराब है। बड़ा भाई कहकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। नतीजा देख लिया, अब भुगतो। सुशीला, वे दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब तुम ही बताओ, मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई के लिए कुछ भी नहीं सोचा? उन्होंने सब कुछ अपने पास रख लिया। तुम्हारे हिस्से में क्या दिया? खेत के नाम पर मेड़ दिया, पेड़ के नाम पर एक जड़ दी,
घर के नाम पर एक छत दी और पैसों के नाम पर आदम जमाने के 4 सिक्के दिए। सुशीला, अब बस करो, कब तक ताना मारोगी? अब उन बातों को छोड़ दो। ठीक है, मैं छोड़ देती हूँ। अब मुझे बताओ, आगे क्या करोगे? क्या खाओगे? कुछ बताओगे? अब मैं क्या करूं सुशीला? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इन पुराने सिक्कों को मुखिया के पास ले जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के मिल जाएं। मोहन बहुत उम्मीद लेकर मुखिया के पास जाता है। मोहन, तुम यहाँ? बताओ, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास सिर्फ 4 सिक्के हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? मोहन, ये सिक्के बेकार हैं। अब ये चलन में नहीं है। इन सिक्कों के बदले तुम्हें कौन पैसा देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया। देखो मोहन, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे के बारे में सुना है। सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। ऊपर से उन बेरहम भाइयों ने तुम्हें घर से भी निकाल दिया। हे भगवान, दुश्मनों को भी ऐसे भाई ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? मुझे लगता है मेरे भाग्य में कुछ भी नहीं है। मेरे लिए मर जाना ही बेहतर है। मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता मोहन। पता नहीं क्यों मुझे किसी पर दया नहीं आती, लेकिन तुम्हारा दुख देखकर आज मेरे जैसा कठोर दिल भी पिघल गया। एक काम करो मोहन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं तुम्हें दूसरे मजदूरों से ज्यादा मजदूरी दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं यहाँ काम करूंगा। मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है मोहन, तो कल सुबह से काम के लिए खेत पर आ जाना और ये सिक्के अपने पास ही रखो। हो सकता है यही तुम्हारी 4 रुपए की तकदीर वाली निशानी है। मोहन उदास मन से अपनी झोपड़ी में लौट आता है। मोहन की पत्नी कोई रास्ता ढूंढ रही थी। मोहन अपनी पत्नी के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब ये दिन भी देखना बाकी था। अब हमें दूसरों के खेतों में काम करना पड़ेगा। ओ मेरी किस्मत। अब देखो सुशीला, ज्यादा ज्ञान मत दो। हमें काम मिल गया है। कल से हमें काम पर जाना है। ऐसे ही दिन बीत गया। अब मोहन और सुशीला मुखिया के खेतों में काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। भैया, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस साल हमें बहुत अच्छी फसल हुई है। इस साल हमें अच्छी आमदनी होगी। चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल फिर आएंगे। अरे सुशीला, देखो दोपहर हो गई है, खाने का समय हो गया है। कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है सुशीला? घर में जो भी रूखा सूखा था मैं सब ले आई हूँ। जाओ खा लो। थके हुए मोहन और सुशीला खेत के एक कोने में बैठकर खाना खाने लगे। अरे सुशीला, क्या हुआ? तुमने अचानक खाना क्यों छोड़ दिया? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्यों सुशीला, क्या हुआ? मुझे बताओ। देखो, हम कितना काम करते हैं सुबह से शाम तक। ये कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बच्चा होना चाहिए जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बने? हाँ सुशीला, मैं भी बार बार यही सोचता हूँ, लेकिन करें तो क्या करें? ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। पता नहीं किस जन्म का पाप भुगत रही हूँ। भगवान हमसे रूठ गए हैं। हम बिना घर के भटक रहे हैं। हमारी किस्मत में कुछ नहीं है, न बच्चा न संपत्ति। हाँ सुशीला, अब तो भगवान पर से भी भरोसा उठने लगा है। मोहन और सुशीला बात कर ही रहे थे कि तभी एक पक्षी आकर वहां बैठ जाता है। अरे अरे, देखो तो, ये एक पक्षी है। ये हमारे पास ही आके बैठ गया। मुझे लगता है ये भूखा है। हमें इसे कुछ खाने को देना चाहिए। हाँ सुशीला, तुम इसे कुछ खाने को दे दो। शायद ये भूख के कारण यहाँ आके बैठ गया है। सुशीला पक्षी को थोड़े चावल देती है। पक्षी कुछ देर तक सुशीला को देखता रहता है, फिर चावल खाकर उड़ जाता है। अब चलो घर चलते हैं सुशीला, अब शाम हो गई है। मोहन और सुशीला खेत का काम खत्म करके अपनी झोपड़ी की ओर जाते हैं। सुनो मोहन, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बात कर रही हो? ज्यादा सवाल मत पूछो, मेरे साथ चलो। आज हमें एक जरूरी काम करना है। क्या जरूरी काम? वो भी इस समय, रात में? हाँ, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो तुम्हें पहले ही कर लेना चाहिए था। सुशीला के कहने पर मोहन फावड़ा उठाता है।
दोनों पति पत्नी अपने उस मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे में मिला था। सुशीला, ये तो हमारा मेड़ है और जहाँ पानी भरा हुआ है वो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है और जहाँ हम खड़े हैं वही हमारा मेड़ है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ बुद्धू। और सुनो, अभी इसी वक्त ये मेड़ तोड़ दो। तुम क्या कह रही हो? इससे मेरे दोनों भाइयों की फसल बर्बाद हो जाएगी। मेड़ के बिना खेती कैसे करेंगे सुशीला? ये तुम्हारे भाइयों की समस्या है, तुम्हारी नहीं। हमारा मेड़, हमारी मर्जी, तोड़े या रखें। वाह सुशीला वाह, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी समझदार हो। अब मुझे समझ में आया। इस तरह सुशीला और मोहन ने सभी मेड़ तोड़ दिए, जिससे खेतों का पानी बह गया और फसलें नष्ट हो गईं। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचे, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सारी फसल नष्ट हो गई। फसल तो इतनी अच्छी थी, मैंने सोचा था इस साल सोने के गहने खरीदूंगा, लेकिन सपना सपना ही रह गया। अरे भाई, हम दोनों बर्बाद हो गए। फसल इतनी अच्छी थी, अब पानी के बिना सब सूख गया। अब खेती कैसे होगी? अरे भैया, वहां देखो, किसी ने मेड़ तोड़ दिया। जब मेड़ ही नहीं रहेगा तो खेत में पानी कैसे रुकेगा और सिंचाई कैसे होगी? ये जरूर मोहन का काम है, वो बहुत चालाक निकला। मदन और महेश रोते हुए घर आते हैं। घर आकर वे अपनी पत्नियों को पूरी कहानी बताते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो, अरे मेरी बात सुनो। अगर फसल नष्ट हो गई है तो कोई बात नहीं, हमारे पास आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन आम के पकने में अभी कम से कम 12 से 15 दिन और लगेंगे। हाँ भैया, जब आम पक जाएंगे तब हम उन्हें बाजार ले जाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ हाँ महेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यही एक रास्ता बचा है, नहीं तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सुशीला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उनके कर्मों का फल है। सुनो, आज रात हमें एक और काम करना है। सुशीला, इस बार क्या करना है? तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम हुई, सुशीला और मोहन अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस आम के पेड़ की ओर चले गए। वे उस आम के पेड़ के नीचे पहुंचे जो उन्हें बंटवारे में मिला था। सुनो, क्या यही वो आम का पेड़ है? हाँ सुशीला, यही बंटवारे वाला आम का पेड़ है। इसकी एक डाल बड़े भाई की है और दूसरी छोटे भाई की है। तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? सुशीला, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमारा हिस्सा सिर्फ तना है और कुछ नहीं। तो ठीक है, इस पेड़ का तना हमारा है, तो चाहे हम इस तने को रखें या काट दें, ये हमारी मर्जी है। दोनों पति पत्नी ने आम के पेड़ को काट दिया। आम का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। जोर की आवाज होती है। मदन और महेश दौड़कर पेड़ के पास आए। दोनों भाइयों ने मोहन और सुशीला को पकड़ लिया। अच्छा, तो तुम ही हो मोहन। तुम हमसे बदला ले रहे हो। आज तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। रुको भैया, हम इन दोनों को मुखिया के पास ले चलेंगे और इन्हें कड़ी सजा दिलवाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो महेश। दोनों भाई मोहन और सुशीला को पूरी रात कमरे में बंद रखते हैं। सुबह होते ही वो दोनों को मुखिया के पास ले जाते हैं। दोनों भाई मुखिया के पास जाकर सारी बात बताते हैं कि मोहन और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा, तो ये बात है। देखो मदन और महेश, मैंने तुम दोनों की सारी बात सुन ली है। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे छोटे भाई मोहन ने मेड़ तोड़कर तुम्हारी फसल खराब कर दी और अब उसने पेड़ की जड़ काटकर फलों को भी नष्ट कर दिया। बताओ मोहन, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुखिया जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। खेतों के बंटवारे के समय मेरे दोनों भाइयों ने सारे खेत अपने नाम कर लिए और मुझे सिर्फ मेड़ दिया। अब उसे काटूं या रहने दूं, ये मेरी मर्जी है मुखिया जी। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तुमने आम के पेड़ का तना क्यों काटा? ये तो अपराध है। मुखिया जी, जब बंटवारा हुआ था तो मेरे दोनों भाइयों ने आम से लदी डाली ले गए और मुझे सिर्फ आम के पेड़ का तना दिया था। अब जब तना मेरा है तो उसे काटूं या ना काटूं, ये मेरी मर्जी है मुखिया जी। इसमें दखल देने का किसी को अधिकार नहीं है मुखिया जी। क्योंकि तना मेरा था, इसलिए मैंने उसे काट दिया। वैसे तुम सही हो। तुमने तो खूब बदला लिया है मोहन। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। वाह वाह, तुम तो कमाल हो मोहन। मुखिया जी, आप मोहन की तारीफ कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। मूर्ख हो, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अब मेरे पास आ गए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें पिटवा दूं, यहां से निकल जाओ। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ,
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।